नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आयुष में आपका स्वागत है। आज हम ध्वनि से जितने संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके 45 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 45 प्लस क्वेश्चन इसमें आपके हैं, तो आपको जितने भी ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भविष्य की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। PDF कर चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, या अप्रगामी होती है, या विद्युत चुंबकीय होती है? तो उनकी जो तरंगे की प्रकृति होती है ध्वनि तरंगों की, वो होती है अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो मतलब जो सुनी नहीं जा सकती हैं तरंगे, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, तो उनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ध्यान रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्रस्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी होती हैं? प्रस्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? ठीक है, 1000 से 10,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगों को कहते हैं। 1000 से 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, या फिर 20,000 से अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो जो प्रस्रव्य तरंगे होती हैं कैसी होती हैं? ठीक है, तो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा कैसा होता है? सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जो प्रस्रव्य तरंगे हैं वो आप सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, तो ये नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक है, प्रस्रव्य तरंगे नहीं सुनी जा सकती हैं। प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ठीक है, जो प्रस्रव्य तरंगे हैं उनको सीटी बजाकर किसने सबसे पहले उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हजर्ड ने, या फिर फेराडे ने? तो सबसे पहले सीटी को बजाकर ये किसने प्रतिपादित, मतलब किसने बजाकर उत्पन्न किया था प्रस्रव्य तरंगों को? किसने किया था? गाल्टन ने किया था। किसने? गाल्टन ने किया था। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ श्रव्य तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो जो चमगादड़ होता है ये रात में उड़ सकता है, ऐसा क्यों होता है? जनरली ये पूछा गया है, तो इसलिए वो बताया है क्योंकि ये प्रस्रव्य तरंगों का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रस्रव्य तरंगों का उत्पन्न करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? कौन सी तरंगे होती हैं वो? अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, रेडियो तरंग होती है, या फिर इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, या फिर सबसोनिक तरंगे होती हैं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो कीड़ों को भगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो कौन सी? अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रावेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव, ये कीड़ों को भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, किसमें नहीं चल सकती हैं? जल में, लोहे में, वायु में, या फिर निर्वात में? तो ध्वनि तरंगे वो कहाँ पर विचरण नहीं कर सकती हैं? तो वो निर्वात में नहीं करती हैं। ठीक है, निर्वात में नहीं कर सकती हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रव्य तरंग का, ऑक्जेलिक अम्ल का, अवश्रव्य तरंग का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? विमान के भागों का, आंतरिक भागों की सफाई करने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रस्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है विमान की आंतरिक सफाई के लिए। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ठीक है, जो श्रव्य परिसर होता है उसमें जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति क्या होती है? ठीक है, तो उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तरंग का वेव v, आवृत्ति n तथा तरंग में संबंध क्या दर्शाता है? ठीक है, ये कौन सा संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ये वाला संबंध। ठीक है, ये आपका आंसर है यहाँ पे।
ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ पे? वायु में, निर्वात में, जल में या फिर इस्पात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो ये होती है इस्पात में होती है। कहाँ पे होती है? इस्पात में होती है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर जो बादल में बिजली चमकती है तो काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जनें सुनाई देती हैं। ऐसा किस लिए होता है? ऑप्शन देखते हैं। बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। जो बादल होते हैं वो ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। गर्जन के बाद उत्पन्न होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि में नहीं चल सकता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका सही है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बादलों में बिजली चमक के काफ़ी बाद बादलों में गर्जन होती है, इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? जो वायु है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, 332 मीटर मिली सेकेंड होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है? जो ध्वनि है उसके वेग का मान सबसे कम कहाँ पे होता है? तो ये ठोस में होता है, द्रव्य में होता है, पारा में होता है या फिर गैसों में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ पे माना जाता है? तो गैसों में माना जाता है। कहाँ पे? गैसों में माना जाता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? तो कैसा होता है? तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, तापमान के घटने से घटता है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से कम उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक उड़ते हैं या फिर प्रकाश की गति से उड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका आंसर है? ध्वनि की चाल से अधिक वो विचरण कर सकते हैं वायु में। वायु के वेग तथा उसी माध्यम से में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? स्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या या फिर मैक संख्या। ठीक है, तो वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या नाम से जानते हैं? तो ये कहते हैं मैक संख्या। ठीक है, मैक संख्या, मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग से संबंध में किया जाता है ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के या फिर अंतरिक्षयान के। ठीक है, ये आपको लोगों आई थिंक आइडिया होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैक आपने सुना होगा, सुपरसोनिक 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक आपने सुना होगा मिसाइल वगैरह को। तो ये वायुयान से संबंधित है ऐसे। ठीक है, एरोप्लेन, उसमें एरोप्लेन भी ऐसे चलते हैं जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं। डेसिबल क्या है? डेसिबल वाद्य यंत्र, वाद्य स्वर है, ध्वनि स्तर के मापने की इकाई है या शोर की तरंगे हैं। तो डेसिबल क्या है? ठीक है, डेसिबल है ध्वनि स्तर के मापने की इकाई है ध्वनि, डेसिबल। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल या फिर 50 से 60 डेसिबल। जो आमतौर पर आप लोग साधारण बातचीत करते हैं तो उस ध्वनि की जो मुख से ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता जनरली कितनी होती है? तो होती है 30 से 40 डेसिबल तक होती है। ठीक, 30 से 40 डेसिबल तक होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ठीक है, कौन सा लक्षण होता है जिसके कारण कोई ध्वनि मोटी आवाज़ होती है या फिर पतली होती है? तो ये तीव्रता, तरत्व, गुणता या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता है? ये पिच के कारण होता है। ठीक है, कैसे पिच दे रहा है? तरत्व जिसे कहते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्यों होती है महिलाओं की आवाज़ का ऐसा होना? ठीक है, आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, या त्वरण कम होता है या फिर त्वरण अधिक होता है। तो ये ऐसा किस लिए होता है कि महिलाओं
पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की आवाज़ है वो अधिक तीक्ष्ण होती है। तो इसलिए होता है कि त्वरण अधिक होता है, ठीक है, त्वरण अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा के जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता कौन सी है, ठीक है, तो कौन सी है, वो है आपका 95 डेसिबल, ठीक है। डीबी का मतलब है डेसिबल। नज़दीकी आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है, ठीक है, यह घटना किसका उदाहरण है, रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का, या फिर डॉपलर प्रभाव का। जब आपने देखा होगा नज़दीक आती जो रेलगाड़ी है उसकी सीटी की आवाज़ बढ़ जाती है, काफ़ी तेज़ सुनाई देती है, जबकि अगर वही ट्रेन दूर जाती है तो उसकी जो आवाज़ है वो घट जाती है, ठीक है। तो यही पूछा है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये डॉपलर का नियम है, ठीक है, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चंद्रमा पे अगर कोई दो व्यक्ति खड़े हैं तो आपस में बात नहीं कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, क्या ऐसा है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनने रहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि की बहुत मंद गति से चलती है। तो ऐसा किस लिए होता है, कई सारे कारण दिए हुए हैं। तो इसमें इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बैठेगा, एग्जैक्ट आंसर बैठेगा कि जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है स्थित है, ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए सुनाई नहीं दे पाता है। डेसिबल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, अभी हमने ऊपर से यही सब पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता है ये किसके लिए पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ध्वनि की तीव्रता के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता के पढ़ते हैं, मतलब देखा जाता है डेसिबल इकाई का प्रयोग। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ठीक है, जो प्रतिध्वनि होती है उसके कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, या फिर ध्वनि की चाल। तो कैसा होता है, ध्वनि की परावर्तन के कारण होता है, ठीक है, ध्वनि की परावर्तन के कारण होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि के स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, या फिर 16.5 मीटर यानी कि 17 मीटर अप्रॉक्स। तो कितनी होनी चाहिए सुनने के लिए, तो ये लगभग 17 मीटर होना चाहिए। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, या फिर रमन प्रभाव। तो जो रडार की कार्य प्रणाली है कि निम्न सिद्धांत पर, मतलब कौन से सिद्धांत पर काम करती है, तो ये करता है रेडियो तरंगों का परावर्तन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। किस प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय में अंतराल क्या होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय का अंतराल क्या होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, जो ध्वनि अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसका प्रभाव मनुष्य के कान में कितने समय तक रह सकता है या रहता है, तो ये 1/10 सेकंड तक रहता है, ठीक है। ध्वनि तरंगों किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ध्वनि तरंगे हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये करते हैं परावर्तन के कारण, किसके कारण, परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसे अपनी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पे खड़ा होना चाहिए, 224 फीट, 56 फीट पे, 100 फीट पे, या फिर 28 फीट पे। तो कितनी फीट पे रहना चाहिए, 56 फीट पे लगभग उसे खड़ा होना चाहिए।
स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवण। जो स्टेथोस्कोप है वो ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो किस सिद्धांत पर करता है? वो करता है परावर्तन पे करता है। ठीक है, परावर्तन पे करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कहाँ लाया जाता है? ये नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार का प्रयोग। अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया जाता है। डॉपलर ने किया, न्यूटन ने किया, सेबिन ने किया या फिर लॉप्सस ने किया। तो किसने किया था? ये सेबिन ने किया था। ठीक है, सेबिन ने किया था। गूंजहीन हॉल, ठीक, गूंजहीन डेड हॉल का अनुकरण काल कितना होता है? 0 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड या फिर 8 सेकेंड का होता है। तो जो गूंजहीन हॉल होता है, ठीक है, जिसमें आवाज़ गूंजती नहीं है, उसका अनुकरण काल कितना होता है? कितना होता है? 0 सेकेंड होता है। ध्यान रखें। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा होता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवादक के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। डॉपलर के प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही है। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? ऐसा क्यों होता है कि सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि के अनुवादन के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम को सुनते हैं। यह संभव किसी कारण हो पाता है? अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यक्तिकरण के कारण या फिर विवर्तनी के कारण। तो किस लिए संभव हो पाता है? ये हो पाता है अनुवादक के कारण, अनुनाद के कारण। ठीक है, फिर अनुनाद के कारण हो सकता है, पॉसिबल हो पाता है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर के साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका क्या कारण होता है? ठीक है, पसवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर अनुनाद के कारण। ऐसा क्यों होता है? जब दोनों साउंड को बजाते हैं तो किसी दूर बैठे व्यक्ति को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, या फिर पास भी बैठे तो भी नहीं सुनाई देती है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि व्यतिकरण होता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, ध्वनि, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट या प्रकाश विद्युत इफेक्ट। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। निम्न में से किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, अवरक्त तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सी तरंगों का उपयोग रात्रि के लिए, रात्रि दृष्टि के प्रयोग के लिए किया जाता है उपकरण के लिए? तो कौन सी है? वो है अवरक्त तरंगें। ठीक है, अवरक्त तरंगें हैं। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री वायु तापमान में, 100 डिग्री वायु तापमान में, 100 डिग्री मतलब सेल्सियस में, जल में या फिर लकड़ी में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होगी? ये होगी लकड़ी में होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी? लकड़ी में होगी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? प्रकाश, ऊष्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ध्वनि। ठीक है, तो कौन सी संचरण नहीं कर पाएंगे शून्य में, शून्य संचरण में नहीं कर सकती हैं? तो वो है ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि तरंगें नहीं कर सकती हैं। सी आंसर हो जाएगा आपका। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इको साउंडिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? ये किया जाता है समुद्र में गहराई मापने के लिए। ठीक है, समुद्र में गहराई मापने के लिए किया जाता है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है,
जलवायु से संबंधित है या फिर धातु से संबंधित है। ठीक है, तो हम ध्वनि का चैप्टर कर रहे थे, तो एकॉस्टिक जो संबंधित किससे है, ये ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित है। आपका यहाँ पे 47 क्वेश्चन थे इसमें टोटल, और सारे जितने ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपके आंसर भी दिए हुए हैं, PDF आप लीजिएगा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आंसर मैच करेंगे, देखेंगे तो सही है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ एक बटन दबाना होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।